सो या हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर एंड टुडे आई गोना एक्सप्लेन यू अ एनिमे सीरीज नेम एज रे लाइफ। ये एक 27 साल के एडल्ट की कहानी है जो एक शॉकिंग इंसिडेंट के चलते 17 साल का टीनेजर बन जाता है। यानी फिजिकली वो 10 साल एज में पीछे चला जाता है। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन से और 17 एपिसोड से, और मैं इस सीरीज को टोटल 6 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। स्टोरी के स्टार्ट में मेन प्रोटैगनिस्ट अपने लिए एक जॉब खोजने की कोशिश करता है। उसका नाम काइजाकी आराटा सैन होता है। मल्टीपल इंटरव्यूज के बाद भी वो अपने लिए एक जॉब सिक्योर नहीं कर पाता। उसे हर एक जगह से रिजेक्शन मिलता है। उसके पेरेंट्स भी उसके रूम का रेंट भरना बंद करते हैं ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके। वो 27 साल का होने के बावजूद जॉबलेस और अपनी लाइफ में एक लूजर होता है। हमेशा की तरह सारी जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद वो अपने घर के रास्ते चल पड़ता है। तभी एक अनजान शख्स उसके सामने आकर उसे एक एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए कहता है। वो उसे उसकी सारी हिस्ट्री बता देता है कि काइजाकी कैसा जॉबलेस और अपने हर काम में नाकाम होता है। वो शख्स रिलीफ लेबोरेटरी का एक एम्प्लॉय होता है जो काइजाकी को एक एक्सपेरिमेंट में शामिल करने आया होता है। वो शख्स काइजाकी को एक पिल दिखाता है और नशे में धुंध काइजाकी ये एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे इस एक्सपेरिमेंट के बाद जॉब मिलने वाली थी। वो घर जाकर सो जाता है। सुबह होते ही वो डेली रूटीन की तरह अपना फेस वॉश करने जाता है और खुद को मिरर में देखकर शॉक में चला जाता है, क्योंकि वो एक हाई स्कूल के एज के लड़के की तरह दिख रहा था। उसने नशे में उस पिल को खा लिया था और वो पिल खाने की वजह से वो 27 साल से सीधा 17 साल का एक टीनेजर में चेंज हो गया और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उसे 1 ईयर एज अ स्टूडेंट रहना होगा। काइजाकी ने उस पिल को नशे में ही ले लिया था और अनजाने में वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गया। सुबह वही शख्स उसके घर आता है और उसे एज अ स्टूडेंट अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कहता है। उसे वो उसके हाई स्कूल की डिटेल्स देता है और रिलीफ एक्सपेरिमेंट के एग्रीमेंट पर उसकी साइन ले लेता है और उसे एज अ ऑफिशियली एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लेता है। काइजाकी एज अ स्टूडेंट स्कूल में एंटर करता है और वो बहुत ही नर्वस होता है, क्योंकि वो एकदम से टीनेजर बना था। जिस शख्स ने काइजाकी को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था वो भी उसी के साथ एज अ स्टूडेंट उसी क्लास में एडमिशन लेता है। उसका नाम योक होता है। तभी उनकी टीचर क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। सारे स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। काइजाकी भी खुद को ठीक ठाक से इंट्रोड्यूस कर पाता है। तभी टीचर उनकी एक क्लास टेस्ट लेने वाली होती है और काइजाकी टेस्ट को सुनकर चौंक जाता है। योक ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया होता है। फिर भी वो खुद को रेडी करता है और टेस्ट देने के लिए पेंसिल को बैग में खोजता है, लेकिन उसके बैग में पेंसिल होती ही नहीं। वो हड़बड़ी में अपने साथ कुछ नहीं लाया होता है। तभी उसकी टीचर वहाँ पर आती है और काइजाकी को अपना बैग साइड करने के लिए कहती है। उसे उस पर शक होता है कि उसके पास कोई चीट्स तो नहीं है। वो उसके बैग को चेक करती है और उसे उसके बैग में सिगरेट्स का पैकेज मिलता है। पहले तो काइजाकी नॉर्मली रिएक्ट करता है, लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि वो एक 17 साल का टीनेजर है तो वो डर जाता है। योक उसे देखकर हंसने लगता है। उसकी टीचर उसे टेस्ट के बाद स्टाफ रूम में मिलने के लिए कहती है। सब अपना टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन काइजाकी के पास पेंसिल सी नहीं होती, इसलिए वो घबरा जाता है। लेकिन उसके साइड में बैठी हुई लड़की उसे पेंसिल देती है और काइजाकी की मदद करती है। वो टेस्ट को सॉल्व कर पाता है। उस लड़की का नाम कारियू सैन होता है। वो लास्ट ईयर अपने क्लास की टॉपर थी। काइजाकी स्ट्रेस में होता है क्योंकि उसने फिर से उन मैथ्स के क्वेश्चंस का सामना किया होता है और वो इस बार उन्हें सॉल्व नहीं कर पाया था। उसे कुछ नहीं आता। वो अपना बैकपैक लेकर घर के रास्ते चल पड़ता है। तभी उसकी टीचर उसे रोक लेती है और उसे स्टाफ रूम में ले जाती है। वो उसे सिगरेट ना स्मोक करने के लेक्चर्स देने लगती है। काइजाकी उनसे उनकी एज पूछता है जो कि 25 होती है। काइजाकी अपने टीचर से एक एडल्ट की तरह बात करने लगता है और उन्हें एज अ रिस्पेक्टफुल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, क्योंकि 25 के एज में भी उनके पास जॉब होता है और काइजाकी को जॉब की रियल वैल्यू पता होती है। टीचर भी उसकी बातें सुनकर इम्प्रेस हो जाती है। फिर भी वो उसे अपोलॉजी लेटर देने के लिए कहती है। काइजाकी घर जाते वक्त योक से मिलता है। योक को काइजाकी पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया गया है। योक ने ही काइजाकी की साइंस एग्रीमेंट पर ली थी। वो उसे एज अ टीनेजर उसके साथ रहेगा। योक फिर भी काइजाकी को उस पर डिपेंड ना रहने के लिए कहता है और इस टास्क को खुद पूरा करने के लिए कहता है।
काइजाकी भी एज स्टूडेंट 1 साल के लिए जिएगा ताकि उसे एग्रीमेंट के हिसाब से जॉब मिल सके। काइजाकी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता है कि उसे 1 साल बाद जॉब मिल जाएगी और योग भी काइजाकी के दिन के समरी को एक ईमेल के थ्रू रिसर्च टीम के पास भेजता है। काइजाकी अगले दिन वापस स्कूल जाता है जहां पर टेस्ट टॉपर्स को क्लास में कांग्रेस किया जाता है। काइजाकी सारे टेस्ट में फेल हुआ था। कारियू भी गुस्से में होती है क्योंकि वो लास्ट ईयर टॉपर थी और इस टेस्ट के बाद टॉपर कोई और है। उनकी क्लास टीचर फेल्ड हुए स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एग्जाम देने के लिए कहती है और उसकी ये बात सुनकर काइजाकी दुखी हो जाता है। तभी उसके सामने बैठी लड़की जिसका नाम ओनोया सैन होता है वो भी उसके साथ फेल हुई थी और उसकी ये बात सुनकर काइजाकी थोड़ा खुश हो जाता है। काइजाकी ओनोया और ओगा कुन के साथ लंच करने साथ में जाता है। ओया क्लास टॉपर था। यो काइजाकी पर नजर बनाए होता है। लंच करते वक्त काइजाकी और ओनोया कारियू को ओया की गर्लफ्रेंड मानते हैं लेकिन वो उनकी बातों को खारिज कर देता है। लंच करते वक्त उनका ध्यान क्लास टॉपर की तरफ जाता है जिसका नाम हिशोरू होता है। काइजाकी का ध्यान भी उस पर जाता है और वो हिशिरू से उसकी तकलीफ पूछने जाता है जहाँ पर उसके पास लंच के लिए पैसे नहीं होते। काइजाकी उसे लंच के लिए पैसे देता है लेकिन वो लेने से मना करती है। फिर भी वो जबरदस्ती उसे पैसे देता है और उसने एक हाई स्कूल गर्ल का हाथ पकड़ा होता है इसलिए वो नर्वस हो जाता है और उसके माइंड में फीलिंग्स जनरेट होते हैं। काइजाकी वापस अपने दोस्त के साथ लंच करने आता है और ओनोया उनसे अपना नंबर शेयर करने के लिए कहती है और उसकी ये बात सुनकर और उसका मोबाइल फोन देखकर काइजाकी चौंक जाता है क्योंकि उसके वक्त में जब वो रियली हाई स्कूल में था तब मोबाइल फोन स्कूल में अलाउड नहीं होते लेकिन अब सब मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं। काइजाकी भी अपने दोस्तों के साथ अपना फोन नंबर शेयर करता है। योक उसके हर रिएक्शन पर नजर बनाए होता है। काइजाकी अपना अपोलॉजी लेटर टीचर को सबमिट करने जाता है जहां पर उसकी मुलाकात फिर से हिशिरू से होती है जहां पर वो टीचर से टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करने आई थी। काइजाकी का नाम उसे याद नहीं होता इसलिए वो उसे सिगरेट गाय कहकर बुलाती है। काइजाकी उसे फिर से अपना नाम बता देता है और खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करता है। हिशिरो उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा नाम याद नहीं कर सकी। मैं हमेशा अकेली रहती हूँ और लोगों से डायरेक्टली बात करती हूँ इसलिए लोग मुझसे दूर रहते हैं। काइजाकी उसे स्माइल करने के लिए कहता है ताकि लोग उससे ज्यादा फ्रेंडली रह सके। तभी वो एक वियर्ड सी स्माइल देती है और काइजाकी उसे देखकर डर जाता है। हिशिरो दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं एक स्माइल भी ठीक से नहीं कर सकती तो फ्रेंड्स कैसे बना सकती हूँ। काइजाकी कहता है कि समय के साथ साथ तुम बहुत सारे दोस्त बना लोगी। तभी हिशिरो उससे उसका फोन नंबर मांगती है और काइजाकी थोड़ा नर्वस हो जाता है। हिशिरो फ्रेंड्स बनाने की शुरुआत उसी से करना चाहती है। उनकी बातें योक सुन रहा होता है। शाम हो जाती है और काइजाकी घर वापस आ जाता है जहाँ पर वो उन्हीं टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसमें वो फेल हुआ था। तभी उसे सिगरेट स्मोक करने की इच्छा होती है लेकिन वो उसे स्मोक नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपनी टीचर्स की बातें याद आती है। वो योक को कॉल लगाकर पूछता है कि क्या मैं सिगरेट स्मोक कर सकता हूँ तो योक कहता है तुम एक टीनेजर हो, इस बात का ध्यान रखना। योक उसे ये भी कहता है कि हिशुरी से अपनी दोस्ती सोच समझ कर करना क्योंकि 1 साल बाद सब लोग ये भूल जाएंगे कि 17 साल का काइजाकी अराटा नाम का एक लड़का भी था। तुम फिर से 28 साल के हो जाओगे। थोड़ी देर बाद उसे हिशुरू का ही मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि थैंक्स, तुमने मेरी आज हेल्प की। वो कुछ देर के लिए उसके साथ बातें करता है और बाद में अपना सिगरेट का बॉक्स वापस रख देता है, यानी वो अपनी सिगरेट की आदत छोड़ रहा है और ये उसका फर्स्ट चेंज होता है उसके लाइफ में एज अ स्टूडेंट। काइजाकी अगले दिन वापस स्कूल जाता है जहाँ पर हिशिरो उसके पैसे वापस लौटा देती है और उसे थैंक्स भी कहती है। तभी योग की बात उसे याद आती है कि 1 साल बाद सब उसे भूल जाएंगे। वो इसी बात को सोच रहा था। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जहाँ पर उसका रिजल्ट आ जाता है और काइजाकी के साथ साथ ओनोया का रिजल्ट सेम होता है। उन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया होता है और ओया उनका रिजल्ट देखकर चौंक जाता है क्योंकि इस बार उनके मार्क्स पहले के मार्क्स के बराबर बहुत ही कम होते हैं। तभी वहाँ पर हिशिरो आती है और उन्हें कहती है कि क्लास टॉपर्स को टीचर्स ने स्टाफ रूम में बुलाया है और वो ओया को अपने साथ ले जाती है। वो उसे सर नेम से आवाज देती है और ओया कहता है कि तुम मुझे मेरे निक नेम से बुला सकती हो, तुम मुझे काजू कह सकती हो। हिशिरो उसे काजू ही कहती है। उसे कायाजाकी की बात याद आती है
कि सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करना। ओया भी उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे निक नेम से बुलाया होता है। कारियो भी थोड़ी जेलस हो जाती है क्योंकि वो ओया को लाइक करती है। वो हिशिरो को घूरने लगती है और हिशिरो को कायाजाकी की बात याद आती है कि फ्रेंड्स जोड़ने के लिए तुम्हें स्माइल करना होगा। वो अपनी एक वियर्ड सी स्माइल उसे दिखाती है और कारियो को उसकी स्माइल देखकर गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि वो उसे चिढ़ा रही है, लेकिन कायाजाकी उसे समझाता है कि तुम जो सोच रहे हो वो है नहीं और उसे शांत करता है। अब सारे स्टूडेंट्स को प्लेग्राउंड में एक्सरसाइज करने के लिए लाया जाता है, जहाँ पर उन्हें एक बॉल को लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर थ्रो करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले एक स्टूडेंट बॉल को फेंकता है जो 45 मीटर्स तक दूर जाकर गिरता है और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग होता है। उसके स्ट्रेंथ को देखकर कायाजाकी चौंक जाता है क्योंकि जब वो रियल लाइफ में हाई स्कूल में था तब उसके क्लासमेट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। अब बारी क्लास टॉपर यानी ओया की आती है और वो बेचारा बॉल को 2 मीटर दूर तक ही फेंक पाता है। कायाजाकी ओया का मजाक उड़ाता है कि तुम सिर्फ क्लास में ही टॉप करते हो, ग्राउंड पर नहीं। अब बारी उसकी आती है। वो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि कई सालों बाद वो कोई गेम खेल रहा होता है। वो बॉल को थ्रो करता है और तभी उसके शोल्डर में क्रैम्प आ जाता है और बॉल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। उसका स्कोर होता है सिर्फ 1 मीटर। अब इस बार ओया उसे चिढ़ाता है। योग भी उसकी हालत को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है गर्ल्स की तरफ, जहाँ पर रेस में कारियो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट आती है। वो स्कूल के वॉलीबॉल टीम की वाइस कैप्टन होती है। अब सेकंड राउंड में तामाराई सैन नाम की एक लड़की फर्स्ट आती है जो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन होती है और वो कारियो का रिकॉर्ड तोड़ देती है। एक दूसरे के राइवल्स होने के बावजूद वो एक अच्छे दोस्त होते हैं और यही बात को समझकर कायाजाकी सोच में पड़ जाता है और वो उन दोनों को घूरने लगता है और अजीब सी बातें सोचने लगता है। तभी अकीरा नाम का लड़का आकर कायाजाकी को उन्हें घूरने से मना करने के लिए कहता है और वो ही बहुत गुस्से में होता है। उसका दोस्त उसे कायाजाकी से दूर ले जाता है। ओया कायाजाकी को बताता है कि अकीरा और तमारा किंडरगार्टन से ही साथ में है और कायाजाकी उसकी बात समझता है। दूसरी तरफ हिशिरो कारियो के पास आती है, लेकिन उसे उसका नाम पता नहीं होता, इसलिए वो उसे रेड हेड कहकर बुलाती है और उसे उसका नाम पूछती है। पहले तो कारियो उस पर बहुत ही गुस्सा करती है, लेकिन बाद में खुद को शांत कर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करती है। हिशिरो उसे स्टॉप वॉच देने आई थी ताकि वो रेस में हिस्सा ले सके। काइरो सोचती है कि उसे मेरा नाम तक नहीं पता तो वो मेरी राइवल कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ बॉयज की रेस स्टार्ट होती है, जहाँ पर यो कायाजाकी को वार्न करता है कि तुम अब 17 साल के टीनेजर हो, न कि 27 साल के एक एडल्ट, इसलिए तुम्हारी स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी है, इसीलिए गेम ध्यान से खेलना। लेकिन वो उसके बातों पर ध्यान ही नहीं देता और बेफिक्र होकर रेस में हिस्सा लेता है और रेस के स्टार्ट में वो लीड में होता है, पर अचानक से उसके पैर में क्रैम्प आ जाता है और वो नीचे गिरता है। एज अ स्टूडेंट वो अपनी लाइफ में लूजर बना होता है। रेस का इंचार्ज स्टूडेंट उसे नर्स के पास फर्स्ट एड के लिए ले जाने आया होता है, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। लेकिन वो जबरदस्ती उसे गोद में उठा कर ले जाता है और सबके सामने उसका मजाक बन जाता है। अगले दिन कायाजाकी स्कूल जाते वक्त हिशिरो से मिलता है। वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। हिशिरो इकोनॉमिकली वीक थी, इसलिए वो हर दिन स्कूल पैदल जाती है। स्कूल में कायरो की नजर हिशिरो पर पड़ती है, जहाँ पर वो नॉर्मल स्माइल कर रही थी और जब वो उसे देखती है तब वो अपनी वियर्ड सी स्माइल उसे दिखाती है और उसे लगने लगता है कि हिशिरो सच में उसकी राइवल है और वो सिर्फ लड़कों के साथ ही फ्रेंडली होती है। रात को यो कायाजाकी के एक्टिविटीज की समरी बनाकर रे लाइफ लैब में भेजता है, जहाँ पर वो भी शॉक में होता है क्योंकि कायाजाकी ने बेहद ही जल्दी फ्रेंड्स बना लिए होते हैं। वो इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए दूसरे कैंडिडेट से बेहद ही अलग होता है। उसकी लाइफ पहले से और भी ज्यादा इम्प्रूव हुई होती है। स्टोरी के स्टार्ट में कारियो अब भी परेशान होती है क्योंकि अब क्लास टॉपर की जगह किसी और ने ली होती है। वो हिशिरो होती है। उसके साथ वो उसके दोस्त ओया के साथ भी समय बिताती है क्योंकि बॉयज में वो क्लास टॉपर होता है। उसे लगता है कि हिशिरो उसे वियर्ड सी स्माइल देकर हमेशा चिढ़ाती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल कैंटीन की तरफ, जहाँ पर वो तमारा के साथ लंच कर रही होती है और खाना खाते वक्त भी वो हमेशा हिशिरो के बारे में सोच रही होती है क्योंकि वो क्लास में टॉपर है और तमारा स्पोर्ट्स में। वो उन दोनों को अपना राइवल समझती है, पर तमारा उसकी एक अच्छी फ्रेंड है और हिशिरो को वो अपनी रियल राइवल मानती है। दूसरी तरफ कायाजाकी और ओनोया फिर से फेल हो जाते हैं और ओया परेशान हो जाता है क्योंकि वो उन्हें स्टडी में
हेल्प कर रहा था। बातें करते वक्त उनका ध्यान हिशिरो पर जाता है जो अकेले ही लंच कर रही होती है, इसलिए ओया उसे उनके साथ लंच करने के लिए बुलाने जाता है, लेकिन काइजाकी उसे रोक लेता है क्योंकि वो जानता है अगर ओया हिशिरो को बुलाने जाएगा तो कारियो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी। ओनोया भी ये बात समझ जाती है, लेकिन ओया को लगता है कि काइजाकी हिशिरो को लाइक करता है, इसलिए वो उसे रोक रहा है। काइजाकी ओया को रोक लेता है और हिशिरो को अकेले ही लंच करने देता है। शाम को घर जाने के बाद काइजाकी हिशिरो को टेक्स्ट मैसेज करता है और उसे लंच अकेले ना करने के लिए कहता है। हिशिरो जवाब देती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेले लंच करती हूँ, लेकिन वो उसे कहती है कि मैं एक फ्रेंड जल्द ही बना लूंगी और वो कारियो है। उसकी ये बात सुनकर काइजाकी थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि कारियो हिशिरो को अपनी राइवल समझती है और हिशिरो उसे अपने फ्रेंड मान लेती है। काइजाकी को भी लगता है कि हिशिरो अकेले रहने के कारण उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है कि वो दोस्त कैसे बनाए, उनके फीलिंग्स को कैसे समझ ले। तभी काइजाकी सोचता है कि उसका कोई तो दोस्त होना चाहिए जो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके और वो योग को कॉल कर पूछता है कि क्या तुम हिशिरो के दोस्त बनोगे? तुम तो क्लास में उसके साइड में ही बैठते हो, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो। लेकिन योग ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि वो रियल लाइफ लैब का एक एम्प्लॉय होता है और उसे अपनी लाइफ में दोस्त बनाना सख्त मना होता है। योग काइजाकी को ही अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहता है और उसकी ये बात सुनकर वो सोच में पड़ जाता है कि मैं एज ए स्टूडेंट एक साल अपनी जिंदगी शांति से जियो या फिर एज अ गुड फ्रेंड अपने फ्रेंड्स की हेल्प करूँ। अब काइजाकी को स्कूल में एडमिशन लिए 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। तभी ओया उसे उसकी टेस्ट शीट देता है और उसे कहता है कि मैं कमिटी मीटिंग के लिए स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, तुम इस बार खुद स्टडी कर लेना। तभी उसे बुलाने के लिए हिशिरो वहाँ पर आती है और उसकी ध्यान कारियो पर जाता है। वो उसे अपनी फ्रेंड मानती है, इसीलिए वो उसे वियर्ड सी स्माइल देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कारियो वहाँ से चली जाती है। वो अब भी सोच रही होती है कि हिशिरो सच में मेरी राइवल है। वो तमारा के साथ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने के लिए जाती है और उन्हें प्रैक्टिस करते वक्त शाम हो जाती है। अकीरा तमारा को लेने आता है, वो भी तुरंत अपने क्लोथ्स को चेंज कर उनके साथ घर चली जाती है। कायरो अब भी सोच में होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब अकेली है। वो क्लास टॉपर नहीं रही, उसकी जगह हिशिरो ने ले ली है। जब वो क्लास टॉपर थी तब वो ओया के साथ रहती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वो बहुत ही स्ट्रेस में होती है। ऊपर काइजाकी अकेले ही स्टडी कर रहा होता है। कारियो भी जिम के कीज को स्टाफ रूम में लौटाने जाती है, जहाँ पर हिशिरो भी मौजूद होती है। की लौटाने के बाद जब वो स्टाफ रूम से बाहर आती है तो उसका ध्यान हिशिरो के बैग पर जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में हिशिरो के बैग को अपने साथ ले जाती है। वो हिशिरो को तकलीफ देना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके दोस्त ओया को उससे छीन रही है। वो उसके बैग को लेकर स्कूल से भागने की कोशिश करती है। तभी उसका सामना काइजाकी से होता है जो स्टडी रूम की कीज लौटाने स्टाफ रूम जा रहा था, लेकिन कारियो बातें बनाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। काइजाकी पहचान लेता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा बैग है जो कि हिशिरो का है। कारियो वहाँ से भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन काइजाकी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी हड़बड़ी में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, लेकिन काइजाकी उसे वक्त रहते पकड़ लेता है, लेकिन उसका पैर भी फिसल जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। हिशिरो अपना वर्क खत्म कर स्टाफ रूम से बाहर निकलती है, जहाँ पर सीढ़ियों के पास उसे जोर से आवाज आती है। वो वहाँ चेक करने जाती है, जहाँ पर कारियो और काइजाकी दोनों बेहोश होते हैं, लेकिन कारियो अब भी बेहोश होती है। उसे देखकर काइजाकी को अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पर उसके पास एक जॉब था, लेकिन तभी कारियो को होश आता है और वो पहले तो चौंक जाती है, पर काइजाकी उसे शांत करता है और उसे पूछता है कि तुम हिशिरो के बैग को कहाँ ले जा रही थी। कारियो भी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। वो उसे कहती है कि मैं उसकी मुसीबतों को बढ़ाना चाहती थी। काइजाकी उसे कहता है तुम उससे पढ़ाई में आगे नहीं जा सकती, तुम उसे पढ़ाई में हरा नहीं सकती, तो क्या तुम उसकी ऐसी परेशानियाँ बढ़ाना चाहते हो? तुम उसे ऐसे परेशान, तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत सी मेहनत की है, क्या उस सारी मेहनत को वेस्ट करना चाहते हो? तभी कारियो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मैं फिर क्या करूँ, तमारा से कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुम एक बेस्ट एथलीट और एक अच्छी स्कॉलर भी तो हो। जार कर रही होती है। वो उसे सीधा सीधा पूछती है क्या
कायरू ने मेरा बैग चुराया था। लेकिन काइजाकी उसे बातों को घुमाकर कहता है कि नहीं, वो तो उस बैग को एक सेफ जगह पर ले जा रही थी। और हिशिरो उसके बातें सुनकर उस पर यकीन कर लेती है। तभी वो अच्छा जेलस थी, वो तुम्हारा सिल्वर पिन लेना चाहती थी। सिल्वर पिन क्लास के टॉपर्स को दिया जाता है। काइजाकी की ये बात सुनकर हिशिरो थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो कारियो का इंतजार करने लगती है। वो काइजाकी को घर जाने के लिए कहती है। कारियो भी काइजाकी की बातों को याद कर उसे सारी बातें सच सच कह देती है कि हाँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी तुम टॉप करती हो और ऊपर से तुम मुझे चिढ़ाती भी हो। हिशिरो से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कहती है कि मैं हमेशा अकेले रहती हूँ, हर साल अपना बिना दोस्तों के साथ गुजारती हूँ, लेकिन अब मैं ये चेंज करना चाहती हूँ। वो अपना हाथ का राइवल्स भी रहेंगे और मैं तुम्हें नेक्स्ट टेस्ट में जरूर हरा दूंगी। कारियो उससे उस काइजाकी दोनों घर आते हैं, जहाँ पर यो काइजाकी के साथ ही उसके घर आता है और वो दोनों कारियो और हिशिरो के दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं। योक उसे कहता है तुम्हें तुम्हारी नई लाइफ पसंद है ना, और वो दोनों एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। सुबी खुश हो जाता है। स्कूल छूटने के बाद हिशिरो लव से रिलेटेड इंटरनेट पर सर्च करती है, क्योंकि जब भी वो काइजाकी को देखती है उसके माइंड में फीलिंग्स क्रिएट होते हैं। दूसरी तरफ काइजाकी सुबह होने के बावजूद भी सोया होता है। ओया और ओनोया उसके अपार्टमेंट में आए होते हैं और वो उसके साथ वीकेंड पर स्टडी करने आए थे और काइजाकी के रूम की हालत बहुत ही खराब होती है। वो तुरंत सारे ट्रैश को क्लीन करता है और एयर फ्रेशनर से रूम को साफ कर देता है। सब एक साथ पढ़ने लगते हैं, लेकिन काइजाकी थोड़ी देर बाद पढ़कर थक जाता है, लेकिन ओया उन्हें जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए कहता है। ओनोया और काइजाकी दोनों पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तभी ओया उनसे कहता है कि तुम्हें पढ़ना होगा, हमारी नेक्स्ट टर्म एग्जाम अगले हफ्ते है। तभी ओनोया का ध्यान काइजाकी के कैलेंडर पर जाता है, जहाँ पर उसके कुछ सीक्रेट्स उस पर लिखे होते हैं। वो उस कैलेंडर को ओनोया के हाथ से छीनकर फेंक देता है। तभी ओया को किसी का कॉल आता है और वो बालकनी में कॉल रिसीव करने जाता है, लेकिन वहाँ पर रूम का सारा ट्रैश होता है और बियर के कैंस भी होते हैं, इसलिए काइजाकी उसे वहाँ जाने से रोक लेता है। तभी ओया को उसके बॉस का कॉल आता है। ओया एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है और उसे तुरंत वहाँ जाना होगा। वो वहाँ से चला जाता है और उन दोनों को पढ़ाई करने के लिए कहता है, पर काइजाकी उसे कहता है क्या तुम ओनोया को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो घर में अकेला ही रहता है। पर ओया उन्हें पढ़ाई करने के लिए कहता है और उन्हें छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सिर्फ वो दोनों ही साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। शाम हो जाती है। दूसरी तरफ योक अपने रे लाइफ लेबोरेटरी से काइजाकी के फोन पर कॉल करने के लिए कहता है और ऑटोमेटिकली वो कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। पर वो ओनोया और काइजाकी की बातें सुनकर शॉक में चला जाता है। ओनोया ने कैलेंडर पर कुछ इंटरव्यूज और रेज्यूमेस के डेट्स को देखा था, लेकिन काइजाकी उन बातों को घुमा देता है। तभी उनकी बात सुनकर योक भी दौड़कर काइजाकी के घर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ओनोया काइजाकी से कुछ कहना चाहती है। वो काइजाकी को लाइक करती है और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। योक भी उनकी बातें सुनकर घबरा जाता है। ओनोया उसे कहती है क्या तुम्हारी कोई दोस्त है। तभी उसके दिमाग में हिशिरो का ख्याल आता है, लेकिन वो ओनोया से इसका जवाब ना में देता है। तभी ओनोया उसे सीड्यूस करना स्टार्ट करती है, लेकिन काइजाकी खुद को कंट्रोल करता है और उसे अपने से दूर कर देता है। तभी वहाँ पर योक भी आ जाता है और ओनोया को रोक लेता है। काइजाकी को वो सारा सच बता देता है कि ओनोया भी एक रियल लाइफ लेबोरेटरी की मेंबर है, जिसे काइजाकी पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया गया है। वो उसे सीड्यूस कर उसका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रही थी और उसकी बात सुनकर काइजाकी शॉक में चला जाता है। अब उसे पता चलता है कि वो हमेशा मोबाइल फोन क्यों यूज करती थी। वो काइजाकी की सारी खबर योक को देती थी। काइजाकी उनसे उनकी एज पूछता है और कोइंसिडेंटली उन सब की एज सेम होती है। वो सब 27 साल के होते हैं। ओनोया काइजाकी से माफी मांगती है कि वो उससे इस तरह से बिहेव करने के लिए वो उसे फ्यूचर सिचुएशन के लिए ट्रेन कर रही थी और वो उसे कहती है कि तुम एक सच्चे जेंटलमैन हो। ओनोया अब भी उनसे माफी मांगती है, क्योंकि वो योक की तरह एक ट्रेंड लैब की एम्प्लॉय नहीं होती, वो अब भी सीख रही होती है। योक और ओनोया के बीच में कुछ बातें ऐसी भी होती है जिन्हें वो काइजाकी से छिपाए रखते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में यो काइजाकी की समरी रिपोर्ट को लैब में ईमेल कर रहा होता है, जिसमें काइजाकी खुद के और उसके फ्रेंड्स के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला रहा होता है। तभी स्टोरी
पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर योग को सब्जेक्ट 001 के रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए अपॉइंट किया गया था। यानी काइजाकी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट नंबर 002 होता है। यानी योग काइजाकी से पहले भी किसी को हैंडल कर रहा था, लेकिन उस शख्स की रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाती और योग के सीनियर्स उसके एफर्ट्स पर सवाल उठा रहे होते हैं। अब योग अपने डेस्क के पास वापस आ जाता है। उसे सब्जेक्ट नंबर 001 का कॉल आता है, जो उसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, लेकिन योग उसे अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने के लिए कहता है ताकि उसका रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट सफल हो सके। तभी योग को सब्जेक्ट 002 के डिटेल्स दिए जाते हैं, जहाँ पर उसे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था। योग उसके पास जाता है, जहाँ पर वो कुछ सामान लेने के बहाने उसी शॉप में एंटर करता है जहाँ पर वो शख्स काम कर रहा था। वो काइजाकी होता है। योग उसका एक छोटा सा टेस्ट लेता है, जहाँ पर वो अपना वॉलेट जानबूझकर वहीं पर छोड़ देता है। तभी काइजाकी उसे उसका वॉलेट बाहर आके वापस कर देता है और योग उसके इस इंस्टेंट रिएक्शन के चलते इम्प्रेस हो जाता है। तभी वहाँ पे ओनोया भी आती है, जो एक जूनियर सुपरवाइजर होती है और योग उसका सीनियर होता है, जहाँ पे योग को लैब के हायर कमांड से ऑर्डर आया होता है कि वो काइजाकी को एक्सपेरिमेंट में शामिल करे। जहाँ पर वो दोनों घर जाते वक्त सब्जेक्ट 001 और काइजाकी को कंपेयर करते हैं। दूसरे दिन योग को उसके सीनियर्स के गुस्से का सामना करना पड़ता है, क्योंकि योग के सुपरविजन में सब्जेक्ट 001 के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, जो कि एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फेलियर होता है। शाम को योग सब्जेक्ट 001 के घर जाता है और उसे माफी मांगता है, क्योंकि उसके सुपरविजन के अंडर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए होते हैं। उसका रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, उसकी फर्स्ट ईयर फेल हो जाती है। दुखी योग बारिश में अपने घर के रास्ते निकल पड़ता है, जहाँ पे ओनोया उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आती है। योग बहुत ही स्ट्रेस में होता है, क्योंकि उसके लिए अब सब्जेक्ट 002 को चुना गया होता है सुपरविजन के लिए, जबकि उसके सुपरविजन में सब्जेक्ट 002 का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ होता है। उसके सीनियर्स ने उस पर एक और बार भरोसा दिखाया होता है, लेकिन ओनोया उसे एनकरेज करती है कि तुम उन दोनों को एक्सपेरिमेंट में सफल बना दोगे, खुद पर भरोसा करो। योग का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो काइजाकी पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है। परफेक्ट टाइम पे योग काइजाकी को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लेता है और ऑफिशियली वो उसका सुपरवाइजर बन जाता है। ये सारा इंसिडेंट हमें योग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। योग ओनोया के घर जाता है, जहाँ पर वो उसे भी अपने साथ शामिल कर लेता है और उसे एक हाई स्कूल के एज की लड़की बनने के लिए कहता है और सब्जेक्ट नंबर 001 के साथ 002 पर नजर बनाने के लिए रखता है। वो अब से एक जूनियर सुपरवाइजर बन जाती है। उसकी बातें सुनकर ओनोया भी थोड़ी सी एक्साइटेड होती है। उन दोनों को यही लगता है कि वो सब्जेक्ट नंबर 001 और 2 के रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट को सफल बना पाएंगे। ऑफिस में योग को काइजाकी का कॉल आता है और वो उससे उन्हीं पिल्स को मांगता है ताकि वो फिर से नॉर्मल हो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्फॉर्म कर सके और अपना जॉब भी क्विट कर सके। काइजाकी इस एक्सपेरिमेंट को लेकर इतना सीरियस होता है कि वो अपना जॉब तक क्विट कर देता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ योग खुश होता है कि उसने काइजाकी के रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए उसे चुना गया और उसे सुपरवाइजर की जिम्मेदारी मिली, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा होता है। काइजाकी में काफी चेंजेस हुए होते हैं, उसकी लाइफ इम्प्रूव हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की तरफ, जहाँ पे काइजाकी 7 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ होता है और ओनोया के सारे सब्जेक्ट्स आसानी से पास कर लेती है। ओया भी उसके प्रोग्रेस को देखकर खुश हो जाता है। उनकी टीचर फेल स्टूडेंट्स को री एग्जाम देने के लिए कहती है और फेल स्टूडेंट्स को स्टाफ रूम में बुलाती है, जहाँ पर काइजाकी 7 सब्जेक्ट में फेल हुआ होता है। इसलिए उसकी टीचर थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम री एग्जाम्स में जरूर पास हो जाओगे। तभी वहाँ पर तमारा आती है। वो भी 5 सब्जेक्ट्स में फेल हुई थी और ऊपर से वो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी होती है। इसलिए उसकी टीचर यानी उनकी कोच उसे ये कहती है कि तुम इन सब्जेक्ट्स में जल्द ही पास हो जाओ ताकि तुम अपने गेम पर ज्यादा ध्यान दे सको, क्योंकि टूर्नामेंट बेहद जल्द होने वाला होता है। काइजाकी और तमाराई स्टाफ रूम के बाहर आते हैं, जहाँ पर तमाराई को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए वो इस स्कूल में एडमिशन ले पाई, जहाँ पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स अकीरा और नोबो भी इस स्कूल में थे। तमाराई अपने वॉलीबॉल प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है और काइजाकी वापस क्लासरूम में आता है, जहाँ पर हिशिरू भी होती है। उसे भी पता चलता है कि काइजाकी 7 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है। काइजाकी उसे इन बातों पर ध्यान देने के लिए नहीं कहता। काइजाकी खुश होता है क्योंकि हिशिरू ने अपने लिए नए दोस्त बना लिए होते हैं। काइजाकी हिशिरू के साथ घर जाता है। दूसरी तरफ तमारा भी अपनी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस खत्म कर घर जाने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर बाहर बारिश हो रही होती है। इसलिए तमारा लॉकर रूम में अम्ब्रेला लेने जाती है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ
उसके बारे में बुरा भला बोल रही होती है क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट्स में फेल हुई थी। वो लड़कियां कारियो को टमाराय से कंपेयर करते हैं। तभी वहाँ पर कारियो आती है और टमाराय तुरंत पीछे जाकर छुप जाती है। कारियो उन लड़कियों की बातों को सुन लेती है जहाँ पर वो लड़कियां कारियो को और टमाराय को एक दूसरे से कंपेयर कर कारियो को टमाराय से एक बेहतर वॉलीबॉल प्लेयर समझ रही होती है। पर कारियो जोर से डोर ओपन कर उन लड़कियों को गुस्से में कुछ बातें सुना देती है। कारियो कहती है कि टमाराय मुझसे भी एक बेस्ट प्लेयर है, इसलिए वो टीम की कैप्टन है। मैं उसके हार्ड वर्क को रिस्पेक्ट करती हूँ और वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, इसलिए अपने कैप्टन की पीठ पीछे बुराई करने के बजाय तुम लोग अपना गेम सुधारो। वो तीनों लड़कियां डर कर वहाँ से भाग जाती है और टमाराय भी कारियो को मन में थैंक्स कहती है क्योंकि उसके दोस्त ने उसका आज साथ दिया होता है। टमाराय शाम को अकीरा के साथ री एग्जाम्स की तैयारी कर रही होती है जहाँ पर अकीरा उसे कहता है कि तुम वॉलीबॉल को पहले से भी ज्यादा एंजॉय कर रही हो, इसलिए मैं और टोबो हम दोनों तुम्हारा मैच देखने आएंगे। दूसरी तरफ काइजाकी भी री एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होता है और योग उसे कॉल करता है और उसके पढ़ाई के बारे में पूछता है। योग के साथ कुछ बातें करने के बाद काइजाकी वापिस अपनी पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन दोनों एग्जाम्स देते हैं जिसमें टमाराय सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाती है पर काइजाकी वापिस फेल हो जाता है। एग्जाम्स के बाद टमाराय वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने जाती है और काइजाकी वापिस क्लासरूम में आ जाता है जहाँ पर ओया उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि काइजाकी फेल का रिकॉर्ड बनाने वाला है। टमाराय वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करते वक्त खुद को थोड़ा सा वीक फील करती है। उसे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही होती है क्योंकि उसने रात भर री एग्जाम्स की पढ़ाई की थी। तभी उसे अचानक से चक्कर आती है और वो नीचे गिर जाती है जिसके कारण बॉल्स का बास्केट भी नीचे गिर जाता है और सारे बॉल्स फेल जाते हैं जिसके कारण कारियो भी नीचे गिर जाती है। उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके पैर में सूजन होती है और उसे रिकवर होने के लिए 2 से 3 वीक्स लग सकते हैं, यानी वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती। टमाराय भी दुखी होती है क्योंकि उसी के कारण वो इंजर्ड हुई थी। वो उसे सॉरी कहती है पर कारियो उसे माफी मांगने से मना करती है क्योंकि गेम्स खेलते वक्त हाथ से हो जाते हैं। टमाराय कहती है कि तुम फिर भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती हो, प्लीज ऐसी उदास मत रहो। कारियो गुस्से में आकर कहती है अगर इस हालत में मैं टीम का हिस्सा बनूंगी तो हमारी टीम जरूर हार जाएगी और तुम हमारी टीम को संभाल सकती हो, मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बातें सुनकर टमाराय दुखी हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कारियो भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। टमाराय रोते हुए ग्राउंड पर आती है जहाँ पर अकीरा उसे रोते हुए देख लेता है और टमाराय उसे सारी बातें बता देती है। सुबह स्कूल में टमाराय अकेले ही होती है और हिशिरो को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाने जाती है। हिशिरो कारियो के बारे में पूछती है क्या वो नहीं आई तो टमाराय जवाब देती है वो आज स्कूल नहीं आई। वो दोनों लंच करने के लिए कैंटीन जाते हैं। योग उन पर भी नजर बनाए होता है। लंच करते वक्त हिशिरो उसके फेस को देखकर समझ जाती है कि टमाराय किसी तो परेशानी में है और कुछ तो बात है जो मुझसे वो छुपा रही है। कारियो लंच ब्रेक के बाद स्कूल आती है और सीधा टीचर से यानी उनके वॉलीबॉल टीम के कोच से मिलने जाती है। उसने ये फैसला किया होता है कि वो वॉलीबॉल टीम को छोड़ रही है। उसकी टीचर भी उसके इस फैसले से सहमत नहीं होती और उसे सोचने के लिए कुछ और वक्त देती है ताकि वो डिसीजन सोच समझ कर ले सके। कारियो लंगड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है जहाँ पर क्लासरूम में जाते वक्त वो हिशिरो को और टमाराय को एक साथ देखती है पर टमाराय उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। टमाराय उसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। शाम को वापिस टमाराय कारियो से बात करने जाती है लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाती और वहाँ से वापिस भाग जाती है। अकीरा को टमाराय की परेशानी देखी नहीं जाती। वो कारियो से बात करने के लिए जाता है लेकिन नोबु उसे रोक लेता है और कहता है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड से टमाराय को ये मामला खुद हैंडल करने दो। दूसरी तरफ काइजाकी, ओया और कारियो एक साथ क्लासरूम में होते हैं जहाँ पर काइजाकी वहाँ से चला जाता है ताकि ओया और कारियो को एक साथ कुछ समय मिल सके। वो उन्हें अकेला छोड़कर घर चला जाता है। कारियो चाहती है कि ओया भी यहाँ से घर चला जाए और उसके चोट के बारे में उसे पता ना चले पर ओया उसी के साथ रुक जाता है स्टडी करने के लिए। कारियो उसे फोर्सफुली घर जाने के लिए कहती है और उसे जोर से धक्का देती है जहाँ पर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। ओया को पहले से ही पता होता है कि काइरो के पैर पर इंजरी है, इसलिए ओया उसे साथ घर चलने के लिए कहता है और अपने शोल्डर का सपोर्ट देकर सीढ़ियों से नीचे उतरने में वो उसकी मदद करता है। कारियो अब भी सोच में होती है कि टमाराय से इस सब के बारे में वो बात करे या नहीं। ओनोया उन पर ऊपर से नजर बनाए होती है। वो तुरंत योग को इन्फॉर्म करती है कि स्कूल में कुछ तो चल रहा है जो हमें पता नहीं है। अगले दिन हिशिरो लंच करते वक्त
इंटरनेट पर फ्रेंड्स के बिहेवियर से रिलेटेड इन्फो सर्च करते हैं और उसे पता चलता है कि टामाराई और कारियो के बीच कुछ तो चल रहा है, उनका बिहेवियर चेंज हो गया है। दूसरी तरफ घर पे काइजाकी को भी फील होता है कि क्लास में कुछ तो अजीब हो रहा है। उसके दोस्त थोड़े से स्ट्रेस में और दुखी होते हैं। ऐसी ही सिचुएशन उसके ऑफिस में भी हुई थी और वो उन्हीं मेमोरीज को याद करता है। वो मेमोरीज उसे हर दिन हॉन्ट कर रही होती है। तभी उसे हिशिरो का मैसेज आता है जहाँ पर उसे उसके साथ कुछ बात करनी होती है। वो उसके घर के सामने ही होती है। काइजाकी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और खुद को संभाल कर उसे घर के अंदर ले लेता है और उसे पीने के लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करता है। तभी योग का उसे एक और मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि उस पर कूद मत जाना, खुद पर थोड़ा कंट्रोल बनाए रखना। वो उन पर नजर बनाए होता है। हिशिरो उसे कहती है कि कारियो और टामाराई का बिहेवियर चेंज हो गया है। वो पहले तो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा वक्त बिताया करते थे, पर वो अब एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते। मैं उन दोनों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती हूँ। वो उसे कहती है कि लास्ट ईयर में जब दूसरे स्कूल में थी तब मेरे फ्रेंड को उसके क्लासमेट्स बुली करते थे, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाई और मेरे लापरवाही के कारण उसे वो स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर काइजाकी को उसके ओल्ड मेमोरीज हॉन्ट करने लगती है, जहाँ पर वो अपने सीनियर कलीग्स की मदद नहीं कर पाया था। वो उसके तकलीफ को नहीं समझ पाया था। तभी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। हिशिरो उसे संभालने जाती है और काइजाकी को हिशिरो में ही अपनी फ्रेंड की परछाई नजर आती है। उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो हिशिरो को ही अपनी फ्रेंड समझकर उसे दूर से हक कर लेता है और उसकी माफी मांगने लगता है। तभी हिशिरो उसे होश में लाती है और वो हिशिरो से दूर हो जाता है और उसकी माफी मांगता है इस सब हरकत के लिए, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काइजाकी को कहती है कि हमें अपने पुराने गलतियों को भूल जाना चाहिए और उन्हें वापस नहीं दोहराना चाहिए। हमें हमारे फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। काइजाकी भी उसकी बात मान जाता है। दूसरी तरफ स्कूल में टामाराई अकेले ही प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ पर उसे कारियो के ख्याल सता रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काइजाकी और हिशिरो आती है और उसके साथ थोड़ी देर बातें करने के लिए वो तीनों ऊपर लॉकर रूम में जाते हैं। अकेरा भी टामाराई को घर ले जाने के लिए आता है, पर जिम में कोई भी नहीं होता, इसीलिए वो ऊपर लॉकर रूम में चेक करने के लिए जाता है और उन तीनों की बातें वो सुन लेता है। उनकी बातें सुनकर वो कारियो को जबरदस्ती वहाँ ले आता है ताकि वो भी उन तीनों की बातें सुन ले। वो सब लॉकर रूम के बाहर बैठ जाते हैं। हिशिरो टामाराई को कारियो के साथ बात करने के लिए कहती है ताकि वो एक दूसरे के बीच क्रिएट हुई गलतफहमियों को दूर कर सके। टामाराई कहती है कि मैं उसके साथ बात तो करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं जो उसके साथ बात कर सकूं। वो उसे कहती है जब मैं नई इस स्कूल में आई थी तब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो नए प्लेयर्स के साथ मैं गेम खेल सकूं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में एक शख्स ने मेरी मदद की थी। स्टोरी की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट 3 खत्म हुआ था। टामाराई से बात करने के लिए काइजाकी और हिशिरो आते हैं, जहाँ पर टामाराई उनसे कहती है कि जब मैं इस स्कूल में नई आई थी तब यहाँ की लड़कियाँ मुझे इग्नोर करती थी, इसलिए मेरा फोकस और कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था। तभी एक शख्स ने मेरा फोकस और कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मेरी मदद की थी और वो कारियो होती है। उसी के कारण टामाराई वॉलीबॉल टीम का हिस्सा बन पाई और उसी वक्त उन दोनों में फ्रेंडशिप हुई थी। वो 3 सालों से बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन अब वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते। टामाराई कारियो से बात तो करना चाहती है, लेकिन इस सब के बाद उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं होती। हिशिरो टामाराई से कहती है तुम्हें तुम्हारे फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब मैं पहली बार किंडरगार्टन में गई थी तब मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा और मैं अपने फ्रेंड से दोबारा नहीं मिल पाई। मुझे हर वक्त स्कूल चेंज करना पड़ता था, इसी कारण मैं अब फ्रेंड्स नहीं बना पा रही। तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंडशिप की तुम रिस्पेक्ट करो। प्लीज कारियो से बात करो, वरना तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दोगी। अब उससे बात करते वक्त हिशिरो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, पर काइजाकी उसे संभाल लेता है। टामाराई भी हिम्मत जुटा लेती है कि वो अब कारियो से बात करेगी। वो तीनों वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी बाहर बैठे सब छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उन्हें देख लेते हैं। तभी कारियो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर टामाराई उसे रोक लेती है और उसे माफी मांगती है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम टीम में वापस आ जाओ, लेकिन कारियो चिल्ला कर कहती है कि मैंने अब टीम को छोड़ दिया है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ओया टामाराई से कहता है कि कारियो थोड़ी सी जिद्दी जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो टीम में वापस आ जाएगी। टामाराई को भी यही लगता है। नेक्स्ट डे
कारियो स्कूल से जल्दी ही घर चली जाती है। स्कूल छूटने के बाद घर पर काइजाकी को योग का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे इन्फॉर्म करता है कि कल मैच देखने वो भी आएगा। अगले दिन तमाराई कारियो का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ नहीं आती। गेम भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हिशिरो कारियो को बुलाने जाती है और योग सीक्रेटली काइजाकी को कारियो का एड्रेस सेंड करता है ताकि वो हिशिरो के साथ चला जाए। वो दोनों कारियो से मिलने जाते हैं। वो दोनों डिलीवरी के बहाने जबरदस्ती उसके घर के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर कारियो ने वॉलीबॉल टीम की ड्रेस पहन ली होती है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जाए। दूसरी तरफ तमाराई की टीम मैच को लूज कर रही होती है। कारियो उन दोनों का अपना टाइम वेस्ट ना करने के लिए कहती है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी हिशिरो उसके सिर पर जोर से मारती है और उसे कहती है, तुम पहले तो होश में आओ, क्या तुम अपने सालों की मेहनत ऐसे ही वेस्ट होने दोगी? तुमने और कारियो ने इस दिन का सालों से इंतजार किया था। बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद तुम इस लास्ट स्टेज तक पहुँच पाई हो। क्या तुमने हार मान ली? अपने दिल से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। कारियो जवाब देती है कि हाँ, मैं खेलना चाहती हूँ, पर मैंने 2 वीक से इंजरी के कारण प्रैक्टिस नहीं की है। उसकी बातें सुनकर कारियो रोने लगती है। हिशिरो उसे कहती है कि तमाराई अपना लास्ट गेम तुम्हारे साथ खेलना चाहती है और हम सब तुम दोनों को एक साथ खेलते हुए देखना चाहते हैं। कारियो खेलने के लिए तैयार हो जाती है और अपने टीम के पास आती है, लेकिन हॉल में एंटर करने से वो थोड़ी घबराती है। लेकिन काइजाकी और हिशिरो उसकी मदद करते हैं, उसका हिम्मत बढ़ाते हैं। कारियो सबसे पहले तमाराई से माफी मांगती है और वो दोनों साथ में गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो उस मैच को हार जाते हैं। वो दोनों हिशिरो के साथ स्कूल के बाहर गार्डन में आते हैं और एक दूसरे की फिर से माफी मांगती है, लेकिन कारियो कहती है कि ये मैच हम भले ही हार गए, लेकिन जब हम एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो उस कॉलेज में हम नेक्स्ट टूर्नामेंट को जीत लेंगे। वो दोनों हिशिरो को भी थैंक्स कहती है, क्योंकि उसी के कारण वो फिर से बेस्ट फ्रेंड बन पाए। अब हिशिरो भी उनकी दोस्त बन चुकी होती है। हिशिरो भी उनकी खुशी देखकर खुश हो जाती है। अगले दिन योग से काइजाकी को कुछ बात करनी होती है, इसलिए वो उसे नीचे ले जाता है और वही पिल्स वापस मांगता है ताकि वो फिर से एक दिन के लिए बड़ा हो सके। योग उसे इसका रीजन पूछता है तो काइजाकी कहता है कि आज मेरे कलीग की डेथ एनिवर्सरी है और मुझे उसके ग्रेव के पास जाना है। योग एक शर्त पर मान जाता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। योग मेडिकल टीम से शाम को उसी पिल्स की रिक्वेस्ट करता है। तभी वहाँ पर ओनोया भी आती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसे उसके साथ ले जाए, और वो मना कर देता है क्योंकि वो एक हाई स्कूल गर्ल होती है और उसने सिर्फ 2 पिल्स की रिक्वेस्ट की होती है। वो उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है। अगले दिन काइजाकी के घर वो पिल्स लेकर आ जाता है। वो दोनों पिल्स लेते हैं और 1 घंटे बाद उन्हें होश आता है। वो फिर से एडल्ट्स बन गए थे। काइजाकी योग के साथ ट्रेन में अपने कलीग के ग्रेव को विजिट करने जाता है, जहाँ पर योग काइजाकी से कहता है, जैसे मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम एक्सपेरिमेंट के यानी अपने स्कूल के दिन जरूर रो दोगे। काइजाकी उसके बातों को इग्नोर कर देता है। वो दोनों ग्रेव के पास आते हैं और काइजाकी प्रेयर्स करने लगता है। तभी उसे उसका पास्ट याद आता है, जहाँ पर जो लेडी काइजाकी को ड्रीम्स में हॉन्ट करती थी, उसी की आज डेथ एनिवर्सरी है। उसका नाम मिचिरो होता है और उसे काइजाकी का एज अ ट्रेनर अपॉइंट किया गया था। वो उसके साथ काफी फ्रेंडली होती है। जब भी काइजाकी थक जाता, वो उसे एनर्जी बूस्ट अप के लिए कॉफी देती थी। उन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उन दोनों के साथी एम्प्लॉयज मिचिरो के सक्सेस से जेलस फील करने लगे और उसके काम में दखल अंदाजी करने लगे, जिसके कारण कंपनी को भारी नुकसान होने लगा और उसका इल्जाम मिचिरो पर थोप दिया गया। स्ट्रेस में आकर मिचिरो ने सुसाइड कर दी और सबसे पहले उसे इस हालत में काइजाकी ने देख लिया। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को अचानक से खो दिया, लेकिन कंपनी और वहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉयज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वहाँ का बॉस सारे एम्प्लॉयज को नॉर्मल रिएक्ट करने के लिए कहता है। लेकिन काइजाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी भड़ास वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज पर निकाल देता है। वहाँ पर किसी ने सुसाइड कर दिया है और तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता। वो गुस्से में अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख लेता है और अपने बॉस को वो लेटर देता है। उसका बॉस उसे कहता है, तुम्हें सिर्फ 3 महीने हुए हैं जॉब को ज्वाइन किए और तुम रिजाइन कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि इसके बाद कोई भी कंपनी तुम्हें जॉब देगी? वो फिर भी इस कंपनी को छोड़ने का डिसीजन ले लेता है और अपनी जॉब क्विट कर देता है और तभी से वो हर साल अपने कलीग के ग्रेव को विजिट करता था। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर योग
काइजाकी को होश में लाता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। काइजाकी ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था, इसी के गम में वो हर रोज डूबा रहता था। उसे सारी जगह से रिजेक्शन मिलती थी। रास्ते में घर जाते वक्त काइजाकी को उसी कंपनी के न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉयज मिलते हैं और वो काइजाकी को पहचान लेते हैं, क्योंकि कंपनी में सब लोग काइजाकी को पहचानते हैं। सिर्फ 3 महीने में ही उसने कंपनी को छोड़ दिया था। वो दोनों एम्प्लॉयज कंपनी के सारे काले धंधों को जानने के बावजूद ना चाहते हुए भी उस कंपनी में जॉब करते हैं। अगर उन्होंने भी जॉब क्विट कर दिया तो उन्हें नेक्स्ट जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन काइजाकी को वो लोग एज अ रिस्पेक्टफुल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि वही था जिसने कंपनी के घिनौने कामों को जानकर कंपनी क्विट करने का निर्णय लिया। वो दोनों एम्प्लॉयज काइजाकी से पूछते हैं कि तुमने जॉब क्विट करने के बाद क्या किया, तो काइजाकी जवाब देता है कि मैंने जॉब्स खोजने की कोशिश बहुत की, लेकिन मुझे हर तरफ से रिजेक्शन मिला। फिर मैं एक कन्वीनियंस स्टोर में जॉब करने लगा। उनसे बातें करते वक्त उसे मिचिरू का चेहरा याद आ जाता है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। काइजाकी ट्रेन में योक के साथ वापस घर के रास्ते निकल जाता है, जहाँ पर योक ने ही उन एम्प्लॉयज को वहाँ पर बुलाया था। उसने ओनोया की मदद लेकर उन दोनों को ग्रेव के पास भेजा ताकि काइजाकी को जॉब क्विट करने का कोई भी रिग्रेट ना हो। काइजाकी को भी उनसे बात करने के बाद रिलीफ फील होने लगता है और उसे देखकर योक भी खुश हो जाता है। अगले दिन काइजाकी हिशिरो के साथ स्कूल जाता है, जहाँ पर रास्ते के बीच में ही ओनोया आकर काइजाकी के हाथ को पकड़ लेती है और कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिससे हिशिरो को जेलस फील होता है। तभी वहाँ पर योक आता है। वो ओनोया को वहाँ से दूर ले जाता है ताकि उन दोनों को साथ में कुछ टाइम मिल सके। वो दोनों अब साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल में सारे स्टूडेंट्स को समर वेकेशन की छुट्टियाँ मिलने वाली होती है और ये बात सुनकर काइजाकी बेहद ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन काइजाकी को समर वेकेशन में भी री एग्जाम देनी होगी, इसलिए वो वापस दुखी हो जाता है। फर्स्ट टर्म एग्जाम में ओया और हिशिरो ने टॉप किया होता है। शाम को योक और ओनोया काइजाकी के घर ड्रिंक करने आते हैं, जहाँ पर वो उसे री एग्जाम को लेकर चिढ़ाते भी है। बातें करते वक्त वो तीनों कारियू और ओया के बारे में बात करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। बातों बातों में ही योक काइजाकी से कहता है कि तुम भी अपने लिए कोई दोस्त क्यों नहीं बना लेते, वैसे भी एक्सपेरिमेंट के बाद तुम्हें सब भूल जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर काइजाकी भी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन काइजाकी री एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्कूल में आता है और ओया भी उसे ज्वाइन कर लेता है ताकि उसकी थोड़ी सी मदद हो सके। बाद में दोनों साथ में लंच करते हैं, जहाँ पर लंच के बाद काइजाकी ओया से उसके लव लाइफ के बारे में पूछता है, जहाँ पर पहले तो ओया साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन फिर काइजाकी के फोर्स करने के बाद वो कहता है कि हाँ, मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ। काइजाकी उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्टडी करते हो, स्टडी के साथ साथ रिलेशनशिप भी होनी चाहिए ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक रह सके। बाद में प्रैक्टिस एग्जाम देते वक्त ओया भी उन्हीं बातों को सोच रहा होता है। शाम को काइजाकी के साथ घर जाते वक्त ओया कारियू को किसी से बात करते वक्त देख लेता है और वो वही आदमी होता है जिससे काइजाकी अपने फ्रेंड के ग्रेव के पास मिला था। वो कारियू को कुछ बता रहा होता है। काइजाकी भी उसे देखकर सोच में पड़ जाता है। ओया थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है। तभी कारियू को चक्कर आ जाती है, लेकिन वो शख्स तुरंत उसे पकड़ लेता है। ओया तुरंत उसके पास जाता है, जहाँ पर कारियू थोड़ी सी वीक फील कर रही थी, इसलिए उसे पहले भी चक्कर आई थी, लेकिन उसी शख्स ने उसे संभाल लिया था। वो उसे उसके घर छोड़ने वाला था, पर अब ओया के आने के बाद वो कारियू को उसके साथ जाने के लिए कहता है। काइजाकी भी उन्हें देखकर रिलीफ फील करता है और वो ओया को कहता है कि तुम उसके साथ घर चले जाओ, टेंशन की कोई बात नहीं है। वो दोनों साथ घर जाते हैं, जहाँ पर ओया को उसे देखकर थोड़ी सी नर्वस फीलिंग होने लगती है। घर जाने के बाद भी वो काइजाकी के बातों को याद करता है और कारियू के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ काइजाकी भी योक के बातों को सोचकर परेशान हो जाता है कि सब लोग उसे भूल जाएंगे। तभी उसे ओया का टेक्स्ट मैसेज आता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं कारियू को पसंद करता हूँ और अगले दिन स्कूल में उससे कुछ टिप्स मांगता है ताकि वो अपने मन की बात उसे बता सके। काइजाकी उसे कहता है कि कुछ दिन बाद एक फेस्टिवल है जिसमें फायरवर्क शो होने वाला है, तब तुम उसे अपने दिल की बात बता देना। ओया थोड़ा सा घबरा जाता है कि डायरेक्टली मैं उसे ये बात कैसे बोलूं। तभी वहाँ पर हिशिरो, योक और ओनोया आते हैं और इसमें वो तीनों भी उसकी मदद करते हैं और ओया कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मैं अपनी फीलिंग्स कारियू के सामने कन्फेस कर दूंगा। ओया स्कूल छूटने के बाद कारियू को फेस्टिवल में फायरवर्क देखने के लिए इनवाइट करता है। वो उसका मैसेज पढ़कर थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो इसके बारे में हिशिरो और तमाराई से भी पूछती है। उन्हें दोनों को भी ओया ने बुलाया होता है। कारियू खुश होती है क्योंकि पहली बार ओया ने उसे अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बुलाया था। कारियू हिशिरो और तमाराई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हेल्प करे। फेस्टिवल का दिन आ जाता है, जहाँ पर सारे फ्रेंड्स पार्क में यूनाइट होते हैं और सब फेस्टिवल में
लगे हुए स्टॉल्स देखने जाते हैं। कारियू और ओया साथ होते हैं। तमारा, अकीरा और नोबू एक साथ होते हैं। ओनोया कायजाकी से ही चिपक कर रहती है ताकि हिशिरू थोड़ी सी जेलस फील करने लगे। हिशिरू को चलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है, इसलिए योक उसे उसका हाथ एज अ सपोर्ट लेने के लिए कहता है और उन दोनों को एक साथ देखकर कायजाकी ही जेलस फील करने लगता है और ओनोया ये बात समझ लेती है। आगे बढ़ते वक्त कारियू और ओया के फ्रेंड्स उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं ताकि उन्हें अकेले में कुछ टाइम मिल सके। वो दोनों बहुत ही नर्वस होते हैं। दूसरी तरफ कायजाकी भी जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि हिशिरू ने योक के हाथ को पकड़ा था। योक कायजाकी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उसे लाइक करते हो, ये तुम्हारा लास्ट समर वेकेशन है, तुम उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। दूसरी तरफ ओया और कारियू साथ ब्रिज के पास होते हैं जहाँ पर ओया अपनी फीलिंग्स एकदम से कन्फेस कर देता है और उसे बता देता है कि तुम मुझे पसंद हो और उन दोनों का चेहरा लाल हो जाता है। कारियू भी चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि वो अपनी फीलिंग्स उसे कैसे बता दे, लेकिन वो भी एकदम से अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस कर देती है। उसकी बात सुनकर ओया भी चौंक जाता है। दोनों शांत होते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। ओया बाद में कारियू से उसका हाथ अपने हाथ में मांगता है और वो दोनों एक साथ फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ योक और ओनोया जानबूझकर हिशिरू और कायजाकी को एक साथ भेज देते हैं जहाँ पर वो दोनों भी एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हिशिरू उसे कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे वजह से ही इतने सारे फ्रेंड्स बना पाई। कायजाकी भी उसे देखकर खुश हो जाता है। तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और वो दोनों उन फायरवर्क्स को देखकर एंजॉय करते हैं। तभी कायजाकी को योक की बातें फिर से याद आती है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद भूल जाएंगे। तभी हमें उसका पास कुछ सेकंड्स में ही दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सब्जेक्ट 001 को दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि वो हिशिरू होती है, यानी इस एक्सपेरिमेंट की सब्जेक्ट 001 हिशिरू होती है। उसके एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट ईयर फेल हुआ था, इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट ईयर परफॉर्म किया, यानी वो भी उन सब को भूल जाएगी। फिर भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद उनके फ्रेंड्स अपने अपने घर चले जाते हैं। हिशिरू और कायजाकी अब साथ होते हैं। तभी हिशिरू को चक्कर आ जाती है पर कायजाकी उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक साथ पार्क में बैठ जाते हैं। वो खुश होते हैं कि कारियू और ओया अब साथ है, लेकिन हिशिरू कहती है एक न एक दिन हमें इन यादों को भूल ही जाना है क्योंकि वो भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी जिस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा कायजाकी है। वो जानती है कि वो भी इन यादों को भूल जाएगी। उसे नहीं पता होता है कि कायजाकी भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। वो दोनों एक दूसरे को एज अ नॉर्मल टीनेजर ही समझ रहे होते हैं। कायजाकी उसे कहता है जो भी हो हमें हमारे प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। तभी उसे लगता है कि मुझे भी ये बात कन्फेस कर देनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि मैं हिशिरू को लाइक करता हूँ, लेकिन उसे योक की बातें वापस याद आती है और वो उसे ये बात नहीं कह पाता। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हिशिरू का पैर फिसल जाता है और वो कायजाकी के ऊपर गिर जाती है। कायजाकी उसे संभाल लेता है। वो दोनों थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं लेकिन वो एक दूसरे को संभाल लेते हैं। घर जाते वक्त हिशिरू कायजाकी का हाथ पकड़ने के लिए कहती है और वो दोनों हाथ में हाथ डालकर साथ घर जाते हैं। पर कायजाकी अब भी उसी बात को सोच रहा होता है कि वो उसके फ्रेंड्स को और उसके फ्रेंड्स उसे भूल जाएंगे, लेकिन वो बात जानने के बावजूद वो हिशिरू से वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। हिशिरू भी ये बात जानने के बावजूद उससे वादा करती है कि वो भी उसे नहीं भूलेगी। ओनोया और योक उन दोनों की बातें कायजाकी के मोबाइल की मदद से सुन रहे होते हैं। कायजाकी और हिशिरू के लाइफ में काफी चेंजेस हुए होते हैं। उनकी लाइफ पहले से ज्यादा बेहतर बन गई होती है। कायजाकी अपने दोस्तों की खुशी में ही खुशी ढूंढता है और हिशिरू ने अपने लिए बहुत सारे दोस्त बना लिए होते हैं। एपिसोड की स्टार्ट हिशिरू के पास्ट से होती है जहाँ पर उसे जॉब सिक्योर करने में डिफिकल्टीज आ रही होती है। उसे हर जगह से रिजेक्शन मिलता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात योक से होती है जो उसे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है और हिशिरू एज अ सब्जेक्ट 001 इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर अब कारियू क्लास टॉपर होती है और उसे लगता है कि हिशिरू ने जानबूझकर उसे टॉपर बनाया ताकि वो ओया के साथ रह सके, लेकिन हिशिरू कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर टॉपर नहीं बनने दिया। तमारा भी कारियू को शांत करती है। तमारा कहती है तो फिर तुम टॉप क्यों नहीं कर पाई। उन दोनों को लगता है कि हिशिरू कुछ तो बात है जो उनसे छिपा रही है। वो दोनों उसे कायजाकी के बारे में पूछती है क्योंकि जब भी वो कायजाकी के साथ होती है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हिशिरू भी अपने मन की फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। उनसे बात करने के बाद उसे रिलीफ फील होता है। बाद में हिशिरू योक से मिलने जाती है और उसे पूछती है क्या कायजाकी मेरी तरह ही रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का
टेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन योग उसे सच्चाई नहीं बता देता और बातों को घुमा देता है और उसे कहता है कि अब तुम पर सुपरविजन करने के लिए ओनोया आएगी। हिशिरो को पता नहीं होता कि वो भी एक सुपरवाइजर है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। ओनोया हिशिरो के साथ घर जाती है, जहाँ पर वो खुद को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करती है। हिशिरो को शक होता है कि ओनोया को उसके सुपरविजन के लिए अपॉइंट किया गया, यानी योग अब कायजाकी पर ज्यादा फोकस करेगा। इसलिए हिशिरो बात करते वक्त उसे एकदम से पूछ लेती है कि अब तुम कायजाकी की सुपरविजन करोगे, लेकिन योग उसकी ट्रिक समझ जाता है और उसे सच्चाई नहीं बताता। ओनोया उसे पूछती है कि तुम कायजाकी के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो, कि वो टेस्ट सब्जेक्ट है या नहीं। तुम सिर्फ क्यूरियस होकर जानना चाहती हो या तुम्हारे मन में कुछ और भी है। उसकी ये बात सुनकर हिशिरो सोच में पड़ जाती है कि अगर कायजाकी एक नॉर्मल टीनेजर हुआ तो मैं अपने फीलिंग्स को उसके सामने कैसे एक्सप्रेस करूं। रात को सोते वक्त भी वो एज अ स्टूडेंट अपने पास्ट लाइफ को याद करती है। अगले दिन स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी शुरू की जाती है। ओया और कारियो इस स्कूल के फेस्टिवल में उनके क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये अपने क्लास के साथ डिस्कस करती है। क्लास के फेस्टिवल का ऑफिसर चुनने के लिए कहती है। ओया कायजाकी को सजेस्ट करता है कि तुम फेस्टिवल का ऑफिसर क्यों नहीं बनते। उसके फ्रेंड्स भी ओया के बात से सहमत होते हैं। कायजाकी भी इस जिम्मेदारी को ले लेता है और गर्ल्स के साइड से हिशिरो फेस्टिवल की ऑफिसर बन जाती है। कायजाकी और हिशिरो अब दोनों साथ में काम करते हैं और इस फेस्टिवल में उनके क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इसके बारे में सोचते हैं। हिशिरो सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम एक क्लास में इंग्लिश स्टाइल कैफे को बनाए। कायजाकी को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन कैफे को बनाने का बजट वो सब ओया के पास सबमिट करते हैं। ओया अकेला ही क्लास में बैठा होता है, जबकि कारियो उसके साथ हमेशा होती है। कायजाकी उससे पूछता है कि कारियो कहाँ पर है, लेकिन ओया उसे जवाब नहीं देता। कायजाकी और हिशिरो दोनों उससे पूछते हैं कि कारियो कहाँ पर है और ओया उनके साथ नीचे गार्डन में बात करने के लिए जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। कल कारियो उसके घर आई थी, पर मैंने उसे घर में नहीं लिया और गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, इसलिए वो मुझसे नाराज है और मुझसे वो बात नहीं कर रही। कायजाकी उसे पूछता है तुमने उसे घर के अंदर क्यों नहीं लिया, जबकि वो पहली बार तुम्हारे घर आने वाली थी। ओया जवाब देता है मेरा बड़ा भाई मेरे साथ रहता है। जब वो पहली बार जॉब पर गया था तब उसके कलीग्स ने उसे बुली कर मेंटली हैरेस किया। तब से उसने जॉब को क्विट कर दिया और खुद को घर में बंद कर लिया। मैं नहीं जानता था कि मेरा भाई कारियो को देखकर और कारियो उसे देखकर क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि मैं अपने भाई के कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाया था। मैं थोड़ा सा डर गया था, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर नहीं लिया। कायजाकी उसे कहता है कि तुम्हें कारियो को सब कुछ सच बता देना चाहिए। हिशिरो भी कहती है कि अगर तुमने कारियो को अपने भाई के बारे में बता दिया तो शायद कारियो तुम्हारे भाई की इस कंडीशन में से ओवरकम करने के लिए हेल्प कर सके। ओया भी उनकी बातों को समझ लेता है और उसकी मदद करने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। क्लास में जाते वक्त कायजाकी खुश होता है क्योंकि हिशिरो अपने फ्रेंड्स के प्रॉब्लम को समझ रही थी। स्कूल में फेस्टिवल की तैयारी शुरू की जाती है। ओया और कारियो अब दोस्त बन चुके होते हैं। कायजाकी और हिशिरो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैफे की तैयारी पूरी कर देते हैं। दिन भर के मेहनत के कारण हिशिरो थक जाती है और क्लास में ही सो जाती है, जहाँ पर कायजाकी उसके पास आता है और उसे भी लगने लगता है कि वो हिशिरो को पसंद करता है, लेकिन वो अपने मन की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब कल्चरल फेस्टिवल का दिन आता है। कायजाकी के दोस्तों ने कैफे को बेहतर तरीके से अरेंज कर दिया था। अकीरा और नोबु तमारा के साथ कस्टमर्स को कॉफी सर्व करते हैं। दूसरी तरफ कारियो कैफे के यूनिफॉर्म को पहनने से शर्मा रही होती है और उसने ड्रेस के ऊपर जैकेट पहन लिया होता है। वहाँ पर हिशिरो भी आती है और सब साथ में कैफे को संभालते हैं। कायजाकी उन सब की एक तस्वीर लेता है ताकि वो सब उस मोमेंट को याद कर सके। हिशिरो अकेले ही नीचे टिकट काउंटर पर बैठी होती है। कायजाकी उसके पास आता है, तभी वहाँ पर उनकी टीचर भी आती है और हिशिरो को फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए कहती है। वो सुबह से वहीं पर बैठी थी। उनकी टीचर कायजाकी को भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। दोनों साथ में स्टॉल देखने जाते हैं। चलते वक्त हिशिरो एकदम से कायजाकी का हाथ पकड़ लेती है, जिसके कारण कायजाकी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसे देखकर हिशिरो उसकी फीलिंग समझ लेती है और तुरंत उससे दूर हो जाती है। हिशिरो के मन में कायजाकी की तरफ फीलिंग्स एकदम से बढ़ गई थी। ये सब होने के बावजूद फिर भी वो दोनों साथ में फेस्टिवल में घूमते हैं। शाम हो जाती है। सारे स्टूडेंट कैंपस में फेस्टिवल फायर को एंजॉय करते हैं। कायजाकी योग के साथ होता है, जहाँ योग उसे कहता है
कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं जाते, पर कायजाकी कहता है कि उसका क्या फायदा अगर मैं और मेरे फ्रेंड्स इन मेमोरीज को भूल जाएंगे। यो कहता है कि भले ही वो तुम्हें भूल जाए, लेकिन तुमने जो उनके लाइफ में चेंजेस लाए हैं वो उनके साथ हमेशा रहेंगे। कायजाकी उसकी बातों को समझ लेता है। अगले दिन क्लास में कायजाकी की टीचर उससे बात करती है क्योंकि उसका एकेडमिक प्रोग्रेस वीक होता है, इसलिए वो उसे और भी ज्यादा स्टडी करने के लिए कहती है ताकि वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। कायजाकी ये बात जानता है कि वो सिर्फ कुछ ही दिन एज अ स्टूडेंट बन के रहेगा। कायजाकी क्लास के बाहर आता है जहाँ पर ओया और हिशिरो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ओया उसे पूछता है कि तुम स्कूल खत्म होने के बाद कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तो वो जवाब देता है मैं ओबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। हिशिरो भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है और ओया भी। ओया को लगता है कि कॉलेज में भी वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा, लेकिन कायजाकी और हिशिरो को सच पता होता है कि वो सब एक दूसरे को भूल जाएंगे। शाम को घर जाते वक्त कायजाकी योग से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या मैं एज अ टीनेजर अपनी लाइफ नहीं कंटिन्यू कर सकता, मैं फिर से नॉर्मल नहीं बनना चाहता, मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ, उनके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। योग उसे समझाता है कि मैं जानता हूँ तुम अब क्या फील कर रहे हो, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारी सारी यादें भूलनी होगी, तभी तुम अपने नॉर्मल लाइफ को जी सकोगे और ये एक्सपेरिमेंट सफल हो पाएगा। कायजाकी उसकी बातों को समझ लेता है और निराश होकर अपने घर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है ओनोया की तरफ, जहाँ पर वो हिशिरो की रिपोर्ट लिख रही होती है। उसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए होते हैं। तभी वहाँ पर योक आता है और ओनोया की रिपोर्ट लिखने में मदद करता है। ओनोया भी उससे वही सवाल करती है जो कायजाकी ने योक से किया था, क्या हम हिशिरो और कायजाकी को एक साथ एज अ टीनेजर नहीं जीने दे सकते। वो जानती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। योक ओनोया को रोते हुए देखकर खुद भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो शायद वो दोनों वही लाइफ जीने लगेंगे जो वो एक्सपेरिमेंट के पहले जीते थे। उनके उन मेमोरीज को भूल जाना ही ठीक रहेगा। ओनोया भी उसकी बात समझ लेती है। सीन शिफ्ट होता है हिशिरो की तरफ, जहाँ पर वो कायजाकी के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने मन की फीलिंग उसके सामने एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि कायजाकी एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे अपने मन की बात नहीं बता पाती। अगले दिन स्कूल में क्लास की एक ग्रुप पिक्चर ली जाती है, जहाँ पर कायजाकी हिशिरो के बारे में सोच रहा होता है और हिशिरो कायजाकी के बारे में। तभी वो दोनों एकदम से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फोटोग्राफर उनकी पिक्चर साथ में ले लेता है। उसी कंडीशन में भले ही वो अलग हो रहे हो, लेकिन उनके मन में फीलिंग्स सेम होती है। एपिसोड के स्टार्ट हिशिरो से होती है। वो अब भी कायजाकी के ख्यालों में डूबी रहती है। सीन शिफ्ट होता है कायजाकी की तरफ, जहाँ पर एग्जाम्स में उसके मार्क्स बेहद ही खराब आते हैं और लास्ट टर्म एग्जाम नजदीक आने वाली होती है। ओया भी उसके साथ होता है। अब क्रिसमस का वीक भी शुरू होने वाला होता है, इसलिए ओया कायजाकी से कुछ एडवाइस मांगता है ताकि वो कारियो को डेट के लिए और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए ले जाए। कायजाकी उसे सिटी में कहीं पर भी घूमने के लिए कहता है और कारियो के साथ इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है। ओया को उसका सजेशन अच्छा लगता है। ओया उसे कहता है कि क्रिसमस में तुम्हारे क्या प्लान्स है, क्या तुम हिशिरो के साथ डेट पर क्यों नहीं जाते। कारियो ने फेस्टिवल के दिन तुम्हें और हिशिरो को साथ देखा था, मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो। उसकी ये बात सुनकर कायजाकी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और हिशिरो के बारे में ही सोचने लगता है। अगले दिन स्कूल में जब कायजाकी हिशिरो के पास जाता है तो वो उससे दूर चली जाती है। हिशिरो के इस बिहेवियर के कारण कायजाकी परेशान हो जाता है। लॉकर रूम में कारियो हिशिरो से उसके इस अजीब से बिहेवियर का रीजन पूछती है। हिशिरो कहती है कि मुझे हर रोज कायजाकी के थॉट्स आते थे, मेरे माइंड में एक अजीब सी फीलिंग, एक अजीब सा इमोशन क्रिएट होता था। उन थॉट्स को दूर करने के लिए मैं उसके पास नहीं जा रही। कारियो उसके फीलिंग्स को समझ लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो कायजाकी को पसंद करने लगी है। कारियो हिशिरो से कहती है कि अपने इमोशंस को ऐसे ही कंप्रेस मत करो, कायजाकी को समझने के लिए तुम थोड़ा सा टाइम ले सकती हो। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ग्राउंड की तरफ, जहाँ पर बेचारे बॉयज को ठंड में ग्राउंड पर एक्सरसाइज करनी पड़ती है और सारे गर्ल्स जिम के अंदर बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। वहीं पर तमाराय हिशिरो से बात करते वक्त उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें इस क्रिसमस पर कायजाकी के साथ डेट पे जाना चाहिए ताकि तुम उसके इमोशंस को और अपने इमोशंस को समझ सको। हिशिरो बाद में कायजाकी से कैंटीन में मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे पूछती है क्या तुम क्रिसमस के दिन फ्री हो, तो कायजाकी हाँ में जवाब देता है।
हिशिरो कहती है क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर आओगे। वो उसे बात करते वक्त थोड़ी सी घबरा जाती है और डेट के बारे में नहीं बता पाती, इसलिए वो कहती है कि शाम को मैं तुम्हें डिटेल्स भेज दूंगी। अब काइजाकी बेचैन हो जाता है कि हिशिरो उसे कहाँ बुलाना चाहती है। शाम को हिशिरो उसे टेक्स्ट मैसेज कर डेट के लिए इनवाइट करती है और काइजाकी नर्वस हो जाता है और तुरंत योक से इस पर एडवाइस मांगता है। योक उसे कहता है तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। अगले दिन ट्रेन में सफर करते वक्त काइजाकी योक के उन्हीं बातों को याद करता है कि सारे दोस्त तुम्हें भूल जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान होता है कि वो उसके साथ डेट पर जाए या नहीं। हिशिरो उसका इंतजार कर रही होती है और काइजाकी आखिरकार वहाँ पर आ जाता है। काइजाकी उसे डेट पर इनवाइट करने के लिए थैंक्स कहता है। हिशिरो अनसोशल होने के कारण काइजाकी को डेट पर घूमने के लोकेशंस की पूरी लिस्ट दे देती है। काइजाकी उनमें से एक रैंडमली चुनता है। वो दोनों एक मॉल में घूमने जाते हैं। उसके साथ वो पूरी सिटी में घूमता है और अपने डेट को वो दोनों एंजॉय करते हैं। युक और ओनोया भी उन पर नजर बनाए होते हैं। ओनोया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि काइजाकी और हिशिरो दोनों इस डेट को भूल जाएंगे। स्टोर में हिशिरो काइजाकी के लिए एक कीचेन एज अ गिफ्ट लेती है और काइजाकी भी उसके लिए सिमिलर कीचेन गिफ्ट में लेता है और उसे बर्थडे विश भी करता है। योक ने सीक्रेटली काइजाकी को टेक्स्ट कर हिशिरो के बर्थडे के बारे में बताया था। वो दोनों अपने डेट की इवनिंग एंजॉय करने के लिए एक जायंट से व्हील राइड में बैठ जाते हैं। काइजाकी हिशिरो से कहता है कि जब मैं इस स्कूल में आया तब से हर एक दिन मैंने एंजॉय किया है, लेकिन ये दिन मेरे लिए एक स्पेशल दिन साबित हो चुका है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हिशिरो भी कहती है कि मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी, जबकि वो दोनों जानते हैं कि वो एक दूसरे को भूल जाएंगे। वो दोनों घर साथ में जाते हैं जहाँ पर काइजाकी के मन में अपने फीलिंग्स को हिशिरो के सामने कन्फेस करने के थॉट्स आते हैं और वो एकदम से उसे अपने मन की बात बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये बात कहकर वो एकदम से घबरा जाता है, पर हिशिरो उसे शांत करती है और अपने मन की बात उसे बता देती है कि जो तुमने कहा मैं भी वही कहने वाली थी। उसकी ये बात सुनकर दोनों नर्वस हो जाते हैं। उन दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे के सामने कन्फेस कर दी होती है। स्नो फॉलिंग भी स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है योक की तरफ, जहाँ पर वो काइजाकी की रिपोर्ट लिख रहा होता है। काइजाकी और हिशिरो इन दोनों का रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट अब जल्द ही खत्म होने वाला होता है। अगले दिन काइजाकी और हिशिरो दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक साथ घर जाते हैं। योक उन्हें देख रहा होता है और वो भी उदास हो जाता है क्योंकि अब उनका एक्सपेरिमेंट खत्म होने वाला होता है। शाम को काइजाकी और हिशिरो काफी समय तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अगले दिन उन सब का स्कूल में लास्ट डे होता है। काइजाकी और उसके दोस्त इस दिन के हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। काइजाकी अपने दोस्तों को थैंक्स कहता है उसका साथ हमेशा देने के लिए। बाद में काइजाकी और हिशिरो एक दूसरे से मिलते हैं। हिशिरो थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि अब वो उन सब को भूल जाएंगी। वो एकदम से काइजाकी को उसे हक करने के लिए कहती है, लेकिन उसे ये कहकर वो एकदम से घबरा जाती है। पर काइजाकी उसे हक कर लेता है और उसे शांत करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन हिशिरो रोते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का एक टेस्ट सब्जेक्ट हो और मैं भी इसी एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट हूँ। हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। लेकिन काइजाकी कहता है जो भी हो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और उसे जोर से हक कर लेता है। वो कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था, हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। हिशिरो कहती है मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। आखिर वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर उन दोनों का एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है। योक काइजाकी से मिलने जाता है और उसे पूछता है तुम्हारा रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, पूरे साल तुमने क्या एक्सपीरियंस किया। काइजाकी जवाब देता है कि ये साल मेरा सबसे बेस्ट साल था मेरी जिंदगी का। जो भी हो अब मुझे इन यादों को भूल ही जाना है। पर योक कहता है भले ही तुम्हारे दोस्त और तुम उन्हें भूल जाओ, लेकिन तुमने जो चेंजेस उनके लाइफ में लाए हैं तुम्हारे दोस्तों के साथ वो हमेशा तुम्हारी एक याद बनकर रहेंगे। वो वापस एडल्ट होने की पिल्स को उससे ले लेता है जो उसके मेमोरीज को भी इरेज कर देगी। योक काइजाकी से थैंक्स कहता है उसे उसका सुपरवाइजर बनाने के लिए और काइजाकी उन पिल्स को ले लेता है और अपने मन में ही कहता है चाहे जो हो जाए मैं हिशिरो को नहीं भूलूंगा। सीन शिफ्ट होता है हिशिरो की तरफ, जहाँ पर ओनोया उसके घर आती है और उसे वापस एडल्ट बनने की पिल्स देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का सेकंड ईयर सफल हुआ। तुम भले ही फर्स्ट ईयर में ठीक से परफॉर्म ना कर पाई, लेकिन तुम्हारे सेकंड ईयर में तुम्हारे अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं। उसकी ये बात सुनकर हिशिरो कहती है क्या इन पिल्स को लेकर मैं उन सब को भूल जाऊंगी जो मेरे दिल के करीब है, और ये करके क्या मेरा रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट सफल हो पाएगा।
उसकी ये बात सुनकर ओनोया इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। हिशिरो उन पिल्स को एकदम से ले लेती है। ओनोया अपने आप को संभाल कर किचन में टी पॉट्स को धोने जाती है। जब वो वापस आती है तब पिल्स के कारण हिशिरो सो जाती है। तभी ओनोया को योग का कॉल आता है और वो उससे हिशिरो के स्टेटस के बारे में पूछता है। वो उसे कहती है उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है और उसने उन पिल्स को ले लिया। योग ओनोया को हिशिरो का ध्यान रखने के लिए थैंक्स कहता है। बेडशीट को ठीक करते वक्त हिशिरो के पास से एक मार्कर गिर जाता है। ओनोया उसे चेक करती है तब हिशिरो ने अपने हाथों पर कुछ तो लिखा होता है और उसे पढ़कर ओनोया एकदम से रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि हिशिरो ने अपने हाथों पर लिखा होता है कि आई एम इन लव विथ काइजाकी अराटा से ना चाहते हुए भी उसे उसके हाथ पर लिखा वो टेक्स्ट मिटाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है काइजाकी की तरफ। वो ट्रेन में अपने फ्रेंड्स के फोटोज को देख रहा होता है लेकिन वो उनमें से एक को भी पहचान नहीं पाता। घर जाने के बाद यो काइजाकी से पूछता है कि तुम एग्रीमेंट के हिसाब से जॉब कहाँ करना चाहोगे। काइजाकी कहता है कि मैं रियल लाइफ लेबोरेटरी में तुम्हारे तरह ही एज अ सुपरवाइजर काम करना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हारे तरह उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो सोसाइटी से मेरी तरह ही अलग हुए थे। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। यो उसकी बातों को समझ लेता है और काइजाकी को रियल लाइफ लेबोरेटरी में एज अ सुपरवाइजर जॉब मिल जाती है। उसका एज अ फर्स्ट सुपरविजन सब्जेक्ट ओया का ब्रदर होता है जो उसके कलीग्स के बुली के चलते और हैरेसमेंट के कारण सोसाइटी से अलग हुआ था। काइजाकी उसके घर जाकर उसे इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने के लिए कन्विंस करता है। उसके साथ ही वो अपने लाइफ की भी एक नई शुरुआत करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और काइजाकी को लेबोरेटरी के एम्प्लॉयज की पार्टी में इनवाइट किया जाता है। वो उस पार्टी में भी लेट हो जाता है और ऊपर से वो किसी और की सीट पर ही बैठ जाता है। वो सीट हिशिरो की होती है। वो उसे अपने सीट पर बैठने देती है और वो काइजाकी के जगह पर बैठने चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। पार्टी खत्म होने के बाद काइजाकी घर जाने लगता है पर बाहर बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ पर हिशिरो भी आती है और उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करने के लिए कहती है पर वो इनकार कर देता है। वो वहाँ से जाने लगती है और उससे पूछती है मैंने तुम्हारे दोस्तों से सुना है कि तुम भी एक टेस्ट सब्जेक्ट थे। वो कहता है हाँ, उसी के कारण मेरी लाइफ चेंज हुई है और अब मैं दूसरों के लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ, उन्हें बेहतर बनाना चाहता हूँ। हिशिरो कहती है मेरा फर्स्ट ईयर फेल हुआ था इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट को सेकंड ईयर कंटिन्यू किया। मैं भी एक टेस्ट सब्जेक्ट थी और मेरा सेकंड ईयर सफल रहा। उन्होंने मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रियल लाइफ लेबोरेटरी में ही फार्मास्यूटिकल डिवीजन में जॉब दी। काइजाकी हिशिरो से पूछता है कि तुम्हारे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के दौरान तुमने क्या एक्सपीरियंस किया। वो कहती है कि वो दिन मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे, एक फायरवर्क की तरह। एक्सपेरिमेंट के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल में फायरवर्क देखने गई थी। मैं उन सब को अब ठीक से याद नहीं कर पा रही। उसकी ये बात सुनकर काइजाकी को भी कुछ धुंधली यादें याद आने लगती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल में फायरवर्क देखने गया था और अपने सबसे करीब दोस्त को वो हिशिरो में देखता है। यानी हिशिरो का टीनेज फॉर्म उसे उसी के एडल्ट फॉर्म में दिखाई देता है और हिशिरो को भी अपने हाथ पर लिखा हुआ वो टेक्स्ट याद आता है। एट लास्ट वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। हिशिरो काइजाकी को जोर से हक कर लेती है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को नहीं भूले, उन्होंने एक दूसरे को ना भूलने का प्रॉमिस निभाया था। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।